हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट टाइम इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड देखा था। दोनों के बारे में कुछ सिमिलर बातें हैं, कुछ अलग अलग बातें हैं, है ना। ये पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड के बीच में क्या डिफरेंस है। सोलेनॉइड एक स्पेशल अरेंजमेंट है, राइट, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक जनरल वर्ड है। जैसे ये वाला भी डायग्राम देखो तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, पर ये सॉलिनॉइड नहीं है। सॉलिनॉइड होने के लिए एक कार्डबोर्ड या प्लास्टिक ट्यूब के ऊपर वायर्स का वाइंडिंग होना चाहिए, राइट। सो थोड़ा डिफरेंस है सॉलिनॉइड में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में। सॉलिनॉइड इज ए टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विथ सम स्पेसिफिक या सम स्पेशल अरेंजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में बहुत सारे कंसेप्ट्स है। एक और ये नया कंसेप्ट है, फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। समझो इस टॉपिक को ही सबसे पहले तो समझो। फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा। जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वायर, हमारे घर में वायर है, तो क्या ये वायर पे फोर्स लगता है? मतलब क्या ये वायर अपने आप लेफ्ट में या वायर अपने आप राइट में चला जाए? नहीं होता है। पर इस वायर के पास में मैं एक परमानेंट मैग्नेट लेके आऊं या तो मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो ये वायर अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालने की कोशिश करेगा, निकाल लेगा या निकालने की कोशिश करते हुए दिखेगा। फिर से एक और बात, इस वायर में करंट है, राइट। दूसरा, एक्सटर्नल मैग्नेट अगर मैं इसके पास में लेके आऊं, या तो कह दो कि आसपास में मैं मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दूं। अब आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि एक परमानेंट मैग्नेट में पास में लेके आऊं, तो क्या होगा, ये वायर मैग्नेट की फील्ड जो कि इस तरफ है, वहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। या तो पीछे की तरफ आएगा या तो आगे की तरफ चला जाएगा। और वो डायरेक्शन भी हम आगे रूल के हिसाब से डिस्कस करेंगे कि भी वो पीछे जाएगा या आगे जाएगा। सो टॉपिक क्या कहता है कि भाई एक्सटर्नल मैग्नेट है और करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर पर या करंट कैरिंग वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब सबसे पहला सवाल तो ऐसा ही खड़ा होता है कि पर क्यों, क्या ही तकलीफ है इस वायर को एक्सटर्नल मैग्नेट से या एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से? बता सकते हो इसका जवाब कि क्या ही तकलीफ है इस वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से कि ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है? ये कुछ ऐसी बात हो गई कि ऑलरेडी तुम पर पेरेंट्स का तो दबाव है, अब तुम स्कूल में जाते हो तो पेरेंट्स का तो इन्फ्लुएंस है ही है। पेरेंट्स तो तुम पर एक नज़र रख रहे हैं, या कह दो तुम्हारा डिसिप्लिन ढंग से बना रहे हैं। बट एडिशनली टीचर भी है वहां पर, तो टीचर भी है तो तुम और कॉशियस हो जाते हो, है ना। समझ लो कि तुमको कुछ और एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है तुम पे। तो ऐसा क्यों? ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक्सटर्नल मैग्नेट की वजह से, ऐसा क्यों? रीजन है वायर की खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया, है ना। वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड है, और वायर की खुद की मैग्नेटिक फील्ड और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दोनों टकराएंगी। अब दोनों टकराएंगी तो इंटरैक्ट करेगी, परफेक्ट वर्ड है, दोनों इंटरैक्ट करेगी। इंटरैक्ट करेगी का मतलब या तो वायर अट्रैक्ट होगा या तो वायर रिपल होगा, है ना। अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा वो हम लोग रूल्स के हिसाब से देखेंगे आगे। बट दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरैक्शन की वजह से वायर को फोर्स एक्सपीरियंस होगा ही होगा, या तो अट्रैक्टिव फोर्स होगा या रिपल्सिव फोर्स होगा। रीजन यही है कि टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंटरैक्ट विथ वन अनदर। देखते हैं क्या लिखा है। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस ए मैकेनिकल फोर्स, है ना। इट एक्सपीरियंसेस ए फोर्स। दिस फोर्स इज created by the interaction between the magnetic field of the conductor and the magnetic field of the external magnetic field.
एंड इट फॉर्म्स द फंडामेंटल ऑपरेटिंग प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक मोटर्स, लाउड स्पीकर्स। बिल्कुल, ये भी एक सही बात है कि भाई जो वायर को फोर्स लगता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस कंसेप्ट को यूज करके इंसानों ने काफी सारे डिवाइसेस बनाए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिवाइस तो है इलेक्ट्रिक मोटर। पंखे में इलेक्ट्रिक मोटर होती है, पानी के पंप में इलेक्ट्रिक मोटर होती है, राइट। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर कह दो, उसमें जो कंप्रेसर है उसमें भी मोटर होती है। सो गोल गोल घूमने वाली कोई भी चीज को तुम मोटर कह सकते हो। लाउड स्पीकर्स, इवन मल्टीपल चीजों में ये कंसेप्ट अप्लाई होता है। सो चलो इस वीडियो के थ्रू हम देखते हैं कि भाई कैसा एग्जैक्टली डेमोन्स्ट्रेशन होता है। सो एक पावर सप्लाई सिस्टम है। देखो ये वायर, देखो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। जैसे ही करंट ऑन करते हैं ना, देखो वायर का मूवमेंट कैसा होने लगता है। अचानक से वायर मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल रहा है ना। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा कि भाई वायर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करे। अब ये वायर तो इधर जा रहा है, बाहर निकल रहा है, मतलब ऐसे जाना चाहिए था ना उसको। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए तुमको। हॉर्सशू मैग्नेट है, हॉर्सशू मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया में डेंसली लोकेटेड होती है। बीच में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होती है। तो वायर के पास दो ऑप्शन थे, या तो इस तरफ जाए या तो इस तरफ जाए। वो ऑप्शन किस बेसिस पे काम करते हैं? करंट कैसे आ रहा है या जा रहा है। यहां से करंट ऐसे आके यहां पर जा रहा है, या तो फिर करंट यहां से आकर यहां से बाहर जा रहा है। समझ में आया? सो वायर अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालने की कोशिश करेगा। फिर से एक और बार देखो, जैसे ही करंट ऑन किया, देखो वायर को फोर्स लगा और वो बाहर निकल रहा है। सो ये एक एक्सपेरिमेंट क्लियरली बता देता है कि भाई जो वायर था, ये वायर ही है पूरा। ऐसा मत सोचो कि बीच में लकड़ी का टुकड़ा लगा हुआ है, वायर ही है वो। ठीक है। फिर वाई डज द करंट कैरिंग वायर एक्सपीरियंस द फोर्स। रीजन क्या है, वजह क्या है कि भाई फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो वजह यही है, इंटरएक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द वायर एंड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ये फोर्स की एक खासियत भी है कि ये फोर्स ऐसा है कि इट ट्राइज टू पुश द वायर आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। वायर को मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकालने की कोशिश करेगा ये फोर्स। और सिर्फ वायर ही नहीं, वायर की जगह पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल होता, इलेक्ट्रॉन कह दो, प्रोटॉन कह दो, हीलियम का पार्टिकल कह दो, छोटे पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, हीलियम का एटम, इन सबको हम छोटे पार्टिकल्स कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में। और यही सब सबसे छोटे पार्टिकल्स है। तो ऐसे पार्टिकल्स भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर अगर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स हैं, तो वो सारे मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल जाएंगे, उनको भी फोर्स लगेगा। सो चार्ज पार्टिकल्स पर फोर्स कितना लगेगा वो तो हायर क्लासेस में है, अभी उसका इक्वेशन नहीं है सिलेबस में। वैसे ये फोर्स कितना लगेगा वायर पे, उसका भी इक्वेशन या रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है सिलेबस में, बट फिर भी मैं एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे बता जरूर दूंगा। फैक्टर्स ऑन विच द फोर्स ऑन ए कंडक्टर कैरिंग करंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। कितना फोर्स लगेगा, ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, किन चीजों पे डिपेंड करता है? तो बाय डिफॉल्ट करंट का मैग्नीट्यूड कितना है, स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी है, मैग्नेट खुद कितना पावरफुल मैग्नेट है, लेंथ ऑफ द वायर, वायर सपोज मैग्नेट इतना बड़ा है बट वायर का इतना सा छोटा सा ही टुकड़ा है ना। देखो ये मैग्नेट इतना बड़ा है बट वायर का इतना सा ही टुकड़ा है, तो कम फोर्स लगेगा। इतना बड़ा टुकड़ा है वायर का तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वायर का कितना लेंथ है उस पर डिपेंड करता है। सो ये तीन फैक्टर्स है जिस पर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। आगे, हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन। ये मैंने कहा कि भाई डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, तो हमारे पास है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड रूल पढ़ा था। राइट हैंड रूल क्या था? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ढूंढने के लिए। लेफ्ट हैंड रूल किस लिए है? फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा ये ढूंढने के लिए। तो लेफ्ट हैंड रूल समझने के लिए सबसे पहले तो अपनी उंगलियां ऐसे फैला दो, अंगूठा और फर्स्ट फिंगर के बीच में 90 डिग्री,
फर्स्ट फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में भी देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री। ऐसे उंगली तुमको परफेक्टली सेट करते आनी चाहिए, ऐसी रहे, ऐसी रहे, मतलब तुम एफर्ट्स नहीं कर रहे हो, अच्छे से ढंग से तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर है। तो ऐसे फिंगर स्ट्रेच करोगे, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी, मिडल फिंगर सेंट्रल फिंगर कहो, सेंट्रल फिंगर का सी यानी ये करंट का डायरेक्शन देगी, और अंगूठा देगा किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। फिर से एक और बार, फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड एफ बी, राइट, एफ बी आई से फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा याद रखो, सेंट्रल फिंगर का सी और करंट, ये करंट का डायरेक्शन है और ये फोर्स देगा। चलो इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। तो कैसे, इसका एक डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूं कि यहाँ पर नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और यहाँ पर साउथ पोल है मैग्नेट का, है ना, और करंट कैरिंग वायर है जो करंट कैरिंग वायर है जो बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट मतलब बाहर की तरफ आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो नॉर्थ टू साउथ, ये रही नॉर्थ टू साउथ, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये जो वायर रखा है उसको फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, है ना, समझो इस चीज को। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज मेरे पास फिर से साउथ पोल है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है, और फिर से यहाँ पर फोर्स हमको लगा ऊपर की डायरेक्शन में एफ, यहाँ पर भी करंट बाहर आ रहा है। तो अब फिंगर को रीअरेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है तो ये रहा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, देखो नॉर्थ टू साउथ, करंट बाहर की तरफ आ रहा है तो फोर्स कहाँ लगेगा वायर को, नीचे की तरफ, मतलब वायर नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, तो इस तरफ फोर्स लगेगा। तो इस तरह से तुमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना भी आना चाहिए। ये डिस्क्रिप्शन है, फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर को ना इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं, मिडल फिंगर मैंने इसको कहा सेंट्रल फिंगर, सेंटर फिंगर, तो सेंटर का सी और करंट, और फर्स्ट फिंगर एफ, एफ से एफ बी आई यानी बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, और थंब देगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, राइट। आगे बढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ द फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दोनों ही एक ही बात है, इक्वेशन ऑफ द फोर्स कह दो या फैक्टर्स अफेक्टिंग द करंट कैरिंग कंडक्टर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहो तो दोनों को अलग अलग भी नंबरिंग दे सकते हो, वैसे दोनों है तो एक ही बात। तो चलो पहले 27.2 का आंसर देखते हैं। सो फोर्स जो लगेगा वायर पे, फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर कह दो या कंडक्टर कह दो, जो चाहो वो कह सकते हो। सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये ऑलरेडी हमने आई थिंक देखा, हाँ ये रहा, इसी में से फॉर्मूला आया है, तो ये फैक्टर्स तो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिख दूं तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, दूसरा वाला फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैंने कहा बी और एच, दो चीजें याद रखो, बी मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, वही था, एक बार फिर से एक और बार याद कर लो, बी का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, और एच का मतलब, बी का मतलब मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, एच का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, देख लेते हैं। हाँ, एच का मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी, बी का मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। सो इस चीज को एक याद रखो। अब यहां पर भी तुमको सवाल खड़ा होगा, क्या सवाल खड़ा होगा, क्या सवाल खड़ा होगा कि वर्ड्स कुछ अलग अलग यूज किए हुए हैं। वर्ड्स मतलब ये जो बी और एच है ना, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, तो हमको तो एच लिखना चाहिए था, है ना, मैग्नेटिक इंटेंसिटी का मतलब, तो मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जगह पर तो हमने बी लिखा हुआ है।
अब इसको है ना, अभी लोअर लेवल पे तो तुम चाहे मैग्नेटिक इंटेंसिटी लिखो या मैग्नेटिक इंडक्शन लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट हम यहाँ पर मैग्नेटिक इंटेंसिटी की जगह पर हम लिखेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन। तो एकदम हमको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर ये फोर्स बी से ही प्रोपोर्शनल है। एच को हम कहीं पे भी यूज नहीं कर रहे, तो जहां पर भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी वर्ड यूज हुआ है ना, उसको तुम मैग्नेटिक इंडक्शन से रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, और कोई वर्ड एच है मैग्नेटाइजिंग फोर्स और मैग्नेटिक, हाँ मैग्नेटिक इंटेंसिटी कह दो या मैग्नेटाइजिंग फोर्स कह दो। तो ये सारे वर्ड्स है जो एच के लिए यूज होते हैं, ये वर्ड्स है जो बी के लिए यूज होते हैं। हावेवर 10th स्टैंडर्ड के लिए ठीक है, बट हो सके तो अलग अलग याद। सो मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ द मैग्नेट, राइट। लेंथ ऑफ द वायर, कितने वायर की कितनी लेंथ, राइट, कितनी लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। सो इन तीनों को कंबाइन करेंगे ना, तो ये वाला मैं कट कर देता हूँ, ये वाला ऑलरेडी आ चुका है हमको आगे। सो हम ऐसा लिख देंगे कि सेम एज 25। जा हटा ही दो। सो इक्वेशन के लिए अगेन वही चीज़ है, यहाँ से मैं कैरी फॉरवर्ड कर लेता हूँ। ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, फैक्टर्स में से ही हमेशा फॉर्मूला मिलता है। सो इसी से हमको मिल जाएगा इक्वेशन के F इज इक्वल्स टू BIL। सिंपल लेवल पे है ये इक्वेशन, एक्चुअली में पूरा BIL साइन थीटा होता है, बट सिंपल लेवल पे इसको ऐसे याद रखो। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ द फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टेट SI यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट है टेस्ला, और दूसरा इससे छोटा यूनिट भी है, कौन सा यूनिट है वो, गॉस, GAUSS, गॉस। गॉस छोटा यूनिट है, टेस्ला बड़ा यूनिट है। टेस्ला को ऐसे भी कहते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर, याद रखो ये सब चीज़ों को। वैसे अभी ये 10th में तो वेबर पर मीटर स्क्वायर नहीं होगा, बट ये वाला तो है टेस्ला, और एंड GUASS, 1 टेस्ला इज इक्वल्स टू 10⁻⁻5 गॉस, ऐसा ये रिलेशन है। सो इतना याद रखो, बाकी तो जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पार्ट 2, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। वैसे ये इसको हम पार्ट 2 ले, उसके पहले क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा है, राइट, इस चैप्टर में, जो कि इम्पोर्टेंट है। मतलब ये चैप्टर क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। सो वो छोटी छोटी चीज़ें मिलके ये इलेक्ट्रिक मोटर बनाती है, राइट। तो पहली बात तो हमने यही जानी कि भाई करंट कैरिंग कंडक्टर एज ए मैग्नेट काम करता है। दूसरा, कॉइल क्या होता है ये हमने समझा। सोलेनॉइड कॉइल है, सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट भी है। फिर करंट कैरिंग वायर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस होता है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमने पढ़ी, उन्हीं को कंपाइल करके इलेक्ट्रिक मोटर का इन्वेंशन हुआ था। तो चलो पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में। उसके पहले ये एक और सिंपल टॉपिक, व्हाट इज DC एंड AC करंट। करंट जो हमारे घरों में आता है, स्विच चालू करते हैं हम, हमारा डिवाइस काम करने लगता है, वो करंट है AC करंट। जो पावर सप्लाई कंपनी है ना, वो हमको
एसी करंट भेजती है। मोबाइल का चार्जर, मोबाइल की बैटरी, है ना, फिर सेल हम लगाते हैं घड़ियों में, बटन सेल्स वॉच में यूज होते हैं, वो सारे डीसी करंट सप्लाई करते हैं। ग्राफिकल डिफरेंस है, ये है डीसी करंट का ग्राफ कि भाई एक स्ट्रेट लाइन, मतलब वोल्टेज इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे वक्त के साथ साथ। हावेवर प्रैक्टिकल कंडीशंस में ये ग्राफ धीरे धीरे ऐसा नीचे जाते जाता है और कुछ 4, 6, 8 महीने 10 महीने बाद जीरो पे आ जाता है। बट ठीक है, हम ऐसा ड्रॉ करते हैं कि वोल्टेज रिमेन कांस्टेंट इन द केस ऑफ द डीसी। जो एसी है ना ऑल्टरनेटिंग, उसमें वोल्टेज ऐसा हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू के बीच में फ्लक्चुएट करते रहता है, ऑसिलेट करते रहता है। कितनी बार वोल्टेज आया गया, आया गया, सो ये ऑसिलेट करते रहता है। कितनी बार? 1 सेकंड में 60 बार ऐसी वेव्स आती है। सो ये जो एसी की फ्रीक्वेंसी होती है ना, उसको हम कहते हैं 60 हर्ट्ज। हमारे घर में जो करंट आता है वो ऐसा है, और 1 सेकंड में ये प्लस और माइनस वैल्यूज के बीच में, प्लस और माइनस वैल्यू के बीच में 60 बार फ्लक्चुएट कर जाता है। अच्छा है कि बुरा है? ये अच्छा है कि बुरा है? मैंने कहा कि भाई हमारी घड़ी, जो सेल्स हम वॉल क्लॉक्स में लगाते हैं, ये अपने छोटे खिलौने आते हैं उसमें लगाते हैं, डायरेक्ट करंट होता है। हमको पता है बहुत सेफ है, ये घड़ी पहन के रखिए, मुझे कोई डर नहीं है कि मुझे शॉक लगेगा, ऐसा कुछ। हाँ, वहां पर सॉकेट में ऐसा कुछ लगा कर, लेट्स से मैं ट्रिमर यूज कर रहा हूं, तो एक डर रहता है कि भाई पावर सप्लाई चालू है, शॉक ना लग जाए कहीं। तो कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है? तो दोनों ही बेटर है, दोनों के ही अपने अपने डिसएडवांटेजेस है ना। तो दोनों ही खास भी है और दोनों के मिस प्रॉब्लम्स भी है। बट दिमाग में ये रहना चाहिए कि डीसी का मतलब जो सेल से मिलता है उस करंट को हम डीसी कहते हैं। ग्राफ ऐसा होता है, जो पावर सप्लाई सॉकेट में से मिलता है, पावर कंपनी भेजती है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, वो ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। The fundamental difference is the direction of the flow. DC moves in one continuous constant direction while AC periodically reverses the direction. और वो पीरियड भी मैंने दे दिया कि भाई 1 सेकंड में 60 बार वो फ्लक्चुएट होगा। सो डीसी और एसी बहुत बहुत बड़ा डिटेल में डिस्कशन है इसका 12th स्टैंडर्ड के अंदर। फंडामेंटल एकदम बेसिक लेवल पे ये टॉपिक अभी 10th में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। सो एटलीस्ट इतनी बात दिमाग में रखना, डीसी करंट कहाँ से मिलता है उसका ग्राफ, एसी करंट पावर सप्लाई सॉकेट में से मिलता है, पावर सप्लाई कंपनी सप्लाई करती है, और उसका ग्राफ। फिर व्हाट इज डीसी इलेक्ट्रिक मोटर? डीसी इलेक्ट्रिक मोटर, ऐसी मोटर्स देखी होगी, कभी कहीं प्रोजेक्ट्स में यूज की होगी, या कभी कहीं पे डिवाइसेस में, खिलौनों में देखी होगी, है ना। सो ये सारी मोटर्स डीसी मोटर है। इनको 9 वोल्ट की बैटरी आती है छोटी, उसके कनेक्ट करो, गोल गोल घूमती है, या मे बी 9 वोल्ट ना लेना हो, 12-15 वोल्ट जो भी लेना हो। सो व्हाट इज ए डीसी मोटर? सो डीसी मोटर इज ए इलेक्ट्रिकल मशीन दैट कन्वर्ट्स डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ए मैकेनिकल एनर्जी। गोल गोल घूमने लगेगा करंट की वजह से, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड कंडक्टर्स। देखो ये लास्ट लाइन समझो अच्छे से, थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स एंड कंडक्टर्स। मतलब क्या कि मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, दूसरा करंट भी आ रहा है, तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, और अंदर ऑलरेडी इसमें परमानेंट मैग्नेट होता ही है, और वो मैग्नेट दोनों के इंटरेक्शन की वजह से घुमावदार मोशन प्रोड्यूस होता है। प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, प्रिंसिपल क्या है डीसी मोटर का? डीसी मोटर ऑपरेट्स ऑन द लॉरेंस फोर्स लॉ। लॉरेंस फोर्स लॉ क्या है? पढ़ चुके ऑलरेडी, अभी जस्ट पढ़ा लॉरेंस फोर्स लॉ, है ना। फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स लॉ। फोर्स एक्सपीरियंस बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। पक्का रीजन भी दिया कि वायर की मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड
दोनों इंटरैक्ट करेगी, उस इंटरेक्शन की वजह से वायर बाहर निकलने की कोशिश करेगा, उसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स लॉ। When a current carrying conductor is placed inside external magnetic field, it experiences a mechanical force. ऑलरेडी डिस्कस किया मैंने, वीडियो भी बताया कि भाई वो वायर को फोर्स एक्सपीरियंस होगा। और ये जो कंसेप्ट है ना फोर्स वाला कि वायर को फोर्स लगेगा, उस कंसेप्ट को थोड़ा मैकेनिकली मॉडिफाई किया है सो दैट वायर आगे पीछे मूव करने की बजाय घुमावदार मोशन प्रोड्यूस करे, और उसी चीज को हम कहते हैं डीसी मोटर। चलो आगे देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द डीसी मोटर। क्या होता है डीसी मोटर में? अब ये इसमें से सारे पार्ट्स तो तुम्हें याद नहीं रखने हैं, बट जो खास बात है ये तुम्हें याद रहनी चाहिए। एक तो ये होता है परमानेंट मैग्नेट, राइट, ये एक नॉर्थ एक साउथ, ठीक है। फिर दूसरा आता है कॉइल, सिर्फ कॉइल याद रखो, रोटर कॉइल मत याद रखो, रोटर स्टेटर इन सबका मतलब है। वैसे इतना भी सिंपल नहीं है ये मोटर, बट मैकेनिज्म एक हमारे दिमाग में हो, समझा हुआ हो, तो यही चीजें हायर क्लासेस में डिटेल में डिस्कस होती है। फिर ये कम्यूटेटर क्या काम करता है हम देखेंगे। ब्रशिस याद रखना है, शाफ्ट कह दो, या इसके बहुत सारे वर्ड्स है। शाफ्ट की जगह पे कौन सा एक और वर्ड यूज कर सकते हो? शाफ्ट की जगह पे एक्सेल वर्ड एक यूज होता है, एक्सेल के जो पूरा अरेंजमेंट है ना इसी रॉड के ऊपर होता है। ये देखो ये रही एक्सेल। तो चलो समझते हैं हर एक चीज क्या काम करती है। सबसे पहले है कोर, सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन लैमिनेटेड। ये रहा कोर, देखो ये शाफ्ट के ऊपर ही माउंटेड होता है। पतली पतली प्लेट्स को ऐसा चिपकाया जाता है, चिपकाया मतलब फेविक्विक से नहीं, क्या कहते हैं वो, वार्निश से एक दूसरे के साथ चिपकाया हुआ रहता है, राइट। एक्सेल इज माउंटेड ऑन द बॉल बेयरिंग्स। ये जो एक्सेल है बियरिंग्स होती है, राइट। और बियरिंग्स के ऊपर ये जो कोर है वो लगाया जाता है। बेरिंग है, इसके ऊपर कोर आ गया और ये बेरिंग में से एक्सेल निकलेगी। सो बेरिंग तो तुम्हें पता होगी कि भाई एक्सेल गोल गोल घूमेगी, घूम सकती है पर ऊपर वाला हिस्सा घूमेगा नहीं, इसीलिए उसको ये वर्ड स्टेटर यूज करते हैं। कॉइल, अब ये जो कोर है ना इसके ऊपर कॉइल का वाइंडिंग होगा, कॉइल का वाइंडिंग होगा, मतलब ये वही हो गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर हम प्लेस कर रहे हैं आसपास में मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अब ये वाइंडिंग की भी कुछ टेक्निक्स होती है, राइट। हम सिंपल लेवल पे समझ रहे हैं, वाइंडिंग की बहुत सारी टेक्निक्स होती है। स्पीड में घुमानी है मोटर, टॉर्क से घुमानी है मोटर को, जैसे बहुत सारी कंडीशंस है। कम्यूटेटर, कम्यूटेटर वो हिस्सा है, राइट, जो यहां से ये वायर का एंड बाहर आएगा ना, यहां से वायर का एंड बाहर आएगा, यहां से एक और वायर का एंड बाहर आएगा। अब ये हिस्सा तो गोल गोल घूमेगा, तो गोल गोल घूमेगा तो ये जो वायर उसमें से बाहर आ रहा है ट्विस्ट आकर टूट जाएंगे, है ना। तो ये वायर्स को भी गोल घुमाना पड़ेगा, तो वायर्स को गोल घुमाने का काम करता है कम्यूटर। कम्यूटेटर के साथ वायर्स ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, जैसे ही ये एक्सेल गोल घूमती है ना तो एक्सेल के साथ साथ में ये कम्यूटेटर और पूरा ये मोटर वाला अरेंजमेंट भी गोल गोल घूमता है ताकि वायर में ट्विस्ट ना आए। सो दिस आर द टू स्प्लिट रिंग्स, द एंड्स ऑफ द कॉइल आर वेल्डेड टू द स्प्लिट रिंग्स। कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग्स होती है। द एक्सेल passes from the middle of the commutator. The function of the commutator is to change the direction of the current in the coil after every half rotation. देखो अगर इसका वीडियो है तो हम देख लेते हैं तो समझ में अच्छे से आएगा। चलो इसको देखते हैं, शायद यही है, हाँ ये रहा। देखो ये जो निकाला ना, देखो ये डीसी मोटर है, ये एक्सेल का हिस्सा है, अच्छे से बॉक्स में पैक किया हुआ है। खोलते हैं इसके बाहर के कवर को, देखो बाहर का कवर जैसे ही खोलेंगे ना अंदर तुमको कॉइल दिखेगी। ये कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर है, ये रहा। देखो ये वायर के एंड्स जो है ना जहां पर वेल्ड किए रहते हैं
वो कम्यूटेटर है। ये देखो, ये कोर है, कोर के ऊपर कॉइल का वाइंडिंग है, कॉइल के जो एंड है ना, देखो ये जो कनेक्टेड है यहाँ पर ये क्या कहते हैं अपने, कम्यूटेटर है, स्प्लिट रिंग्स। स्प्लिट रिंग्स डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करते हैं, क्यों करते हैं हम देखते हैं आगे, देखो, है ना। तो बीच की जो एक्सेल है ना, उसी पे सब चीजें माउंटेड है। चलो थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर वापस इस वीडियो पे आते हैं। सो कम्यूटेटर ब्रशेस, ब्रशेस फिक्स रहते हैं अपनी जगह पर, ऐसे ब्रशेस एकदम फिक्स रहते हैं। कम्यूटेटर गोल गोल घूमता है। तो कम्यूटेटर कैसा है, ऐसा है, ये मैंने कहा ना, ये ऐसी हाफ प्लेट वाला है कम्यूटेटर। ये एक कम्यूटेटर है, ये दूसरा कम्यूटेटर है। तो ये पूरा अरेंजमेंट गोल घूमेगा, ब्रशिस अपनी जगह पर रहेंगे। ब्रशिस क्या करेंगे, जो बाहर से हम बिजली का सप्लाई दे रहे हैं ना, वो ब्रशिस के साथ कनेक्टेड रहेगा। लेट्स से ऐसे मैंने ये बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो ब्रशिस के साथ कनेक्टेड रहेगा। ब्रश स्प्लिट रिंग के साथ एकदम चिपक कर होंगे, सो दैट करंट स्प्लिट रिंग्स के पास जाए और स्प्लिट रिंग्स में से करंट कॉइल के पास जाए। समझो इस चीज को। ये जैसे अपना रेलवे की ट्रेन देखी होगी ना, पहिया घूमता है तो वो ब्रेक शूज ऐसा पास में आ जाते हैं, धीरे धीरे पहिए को रोक देते हैं। वैसे यहाँ पर भी ये जो शूज है ना, ब्रशिस एकदम चिपक के रहते हैं, मतलब रोकने की कोशिश नहीं करते, बट कांटेक्ट में रहते हैं। जैसे समझ लो पंखा घूम रहा है, लेकिन तुम उंगली पंखे के सेंटर पार्ट पे रखो। अब पंखा तो घूम रहा है पर तुम्हारी उंगली भी है, अब उंगली पंखे को रोकने की कोशिश तो नहीं कर रही है, बट कंटिन्यूअसली पंखे के कांटेक्ट में है। वैसा ही ब्रश ये स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर के कांटेक्ट में रहेंगे, उनको बाहर से आने वाला करंट कंटिन्यूअसली सप्लाई करेंगे। कम्यूटेटर उस करंट को कॉइल तक लेके जाएंगे, और कॉइल तक ले जाने में हर कम्यूटेटर ऐसा गोल घूमेगा। लेट्स से मैं कुछ और ले लूं, तो लेट्स से ये डब्बा ले लिया है, तो ये ऐसा गोल घूमेगा। तो एक बार उसका 180 डिग्री का रोटेशन हो गया ना, तो ये वाला हिस्सा इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा। करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा। करंट का डायरेक्शन बदलने की वजह से कंटिन्यूअस गोल मोशन बनते रहता है। जितना हो सके उतना समझ लो, फुल डिटेल्स नहीं है, बट जैसे जैसे पढ़ते जाओगे चीजें और क्लियर होती जाएगी। बाकी ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो अच्छे से दिमाग में बैठा ही दो, और इनको इन डायग्राम्स की मदद से और अच्छे से समझ लो। कॉनकेव सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स, राइट, ये परमानेंट मैग्नेट्स, कॉनकेव वर्ड यूज कर लो। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे, ताकि अंदर जो करंट जा रहा है, कॉइल है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और ये परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन होगा, जिस वजह से घुमावदार मोशन प्रोड्यूस होगा। बैटरी या पावर सप्लाई, पावर सप्लाई, राइट, बैटरी होगी जो कॉइल को कंटिन्यूअसली पावर देती रहेगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जस्ट एक अगेन क्या कहते हैं, डीसी मोटर का थोड़ा डिटेल डायग्राम है। वैसे कुछ 10th स्टैंडर्ड लेवल पर काम का नहीं है, तो इसको इग्नोर कर सकते हो, या समझना चाहो तो। डीसी मोटर बहुत टाइप्स की आती है, ठीक है। हम जो ये छोटी छोटी डीसी मोटर्स देखी, ये कुछ सिंपल डीसी मोटर्स है। ट्रेन्स वगैरह को जो चलाती है ना, ट्रेन को, बसेस को भी इलेक्ट्रिक मोटर से चलाते, ईवी बसेस, वो मोटर्स थोड़ी अलग है। वैसे मोटर अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। डीसी मोटर कह दो या एसी मोटर कह दो, अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। हम थोड़ा बहुत उसके बारे में सीख रहे हैं। ये डायग्राम भी थोड़ा कुछ काम का है ना। एक्सेल दिख रही है इसमें, ये जो है कम्यूटेटर दिख रहा है। वैसे कम्यूटेटर को हम स्प्लिट रिंग कहते हैं, और हमारे पास में ऐसा लिखा हुआ है कि 2 स्प्लिट रिंग्स होती है। पर ये जो डायग्राम दिख रहा है ना हमको, इसमें देखो मल्टीपल स्प्लिट रिंग्स है। तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई मोटर बहुत सारे टाइप्स की होती है। हाँ, कम्यूटेटर का फंक्शन फिक्स है, चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, खत्म बात। कॉइल्स, राइट, फिर ये वर्ड्स तो हमको नहीं है तो इसको जान दो। शाफ्ट, ये वर्ड भी हमको नहीं है, इसको जाने दो। कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मोटर, ऑलरेडी ये वीडियो मैंने बताया तुम्हें। देखो इसमें से अलग अलग पार्ट्स वो निकाल रहा है।
तो बेरिंग लगी हुई है आगे, एक्सेल पे बेरिंग माउंट है, ये जो है ना बेरिंग है। ये देखो परमानेंट मैग्नेट से कॉनकेव शेप के वो निकाल रहे हैं, ये थोड़ा उसको चिपकाया हुआ रहता है तो हीट करता है ना तो मैग्नेट बाहर आता है। ये देखो मैग्नेट परमानेंट सिलिंड्रिकल या कॉनकेव मैग्नेट्स कह दो, एक नॉर्थ एक साउथ। मैग्नेट्स को अपनी जगह पर रखने के लिए ये ऐसा पिन जैसा अरेंजमेंट होता है। ये रहा कोर और अंदर कॉइल्स है, ये उसने कम्यूटेटर पर से कॉइल का कनेक्शन तोड़ दिया, एक्सेल को नहीं निकाला, कम्यूटेटर को निकाल दिया। ठीक है, एक्सेल पे तो कॉइल्स माउंट है, कॉइल्स को खोल देंगे ना, ये रही देखो स्प्लिट रिंग्स दिख रही है, कम्यूटेटर की स्प्लिट रिंग्स है ना, ये रही देखो स्प्लिट रिंग्स। अब ये कॉइल पूरी खोल देगा वो। कॉइल मतलब मल्टीपल टर्न्स ऑफ वायर, ये इंसुलेटेड वायर है, एनएमएल कोटिंग वाला है, दो वायर एक दूसरे के कांटेक्ट में है बट शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। कितने टर्न का वाइंडिंग किया है ना, उस हिसाब से स्पीड डिसाइड होती है। टर्निंग्स कितने हैं, 2 टर्न है, 10 टर्न है, 200 टर्न है, 500 टर्न है, उस हिसाब से स्पीड रहती है। देखो ये हो गया उसका कोर, अब एक्सेल खींच लेंगे वो बाहर, देखो एक्सेल खींच ली बाहर। ये थोड़ा अरेंजमेंट रहता है ताकि चीजें अलग ना हो जाए। अब ये कोर देखो मल्टीपल डिस्क को कंबाइन करके कोर बना हुआ है, सारी डिस्क निकाल देंगे है ना। तो ऐसे बनती है इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी इलेक्ट्रिक मोटर। हो गया ये। सो फिर से एक और बार, चलो तुम रिमाइंड करके देख लेना, लेक्चर हो चुका है। नेक्स्ट टाइम में मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। क्या होगा नया टॉपिक? वर्किंग ऑफ डीसी मोटर, ये हम समझेंगे। तब तक मोटर का कंस्ट्रक्शन इस वीडियो के हेल्प से और इस डिस्क्रिप्शन की हेल्प से, ये डायग्राम भी अच्छे हैं, इनकी हेल्प से बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा दो। सी यू, बाय बाय।